उत्पादन पर आधारित संगठन संरचना के लाभ के पश्चात इसके दोष, कमियां। पहला, विवाद एवं मतभेद। विभिन्न प्रभागों में कोषों के आवंटन के लिए विवाद और मतभेद की स्थिति बनी रहती है। कारण क्या होता है? एक से अधिक प्रकार की वस्तु का उत्पादन आप कर रहे होते हैं, तो अलग अलग उत्पादन विभाग होते हैं। तो परिणाम स्वरूप कई बार ऐसा होता है कि उनको जो वित्त की आवश्यकता होती है, फंड की आवश्यकता होती है, तो किसी विभाग में तो फंड आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो जाता है, किसी विभाग को फंड मिलता ही नहीं है। तो कई बार विभागों के बीच ही आपस में मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। इससे समन्वय भी नहीं बन पाता, उनके आपसी संबंध बिगड़ जाते हैं और इसका जो नुकसान है उस संस्था को उठाना पड़ता है। इसलिए इसमें एक कमी ये होती है कि कई बार जो अलग अलग विभाग हो जाते हैं उन विभागों के बीच डिस्प्यूट हो जाता है। क्या होता है एक ही चीज, एक ही संस्था, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अलग अलग उत्पादन कर रहे हैं, तो अलग अलग काम करके वो उस संस्था को अपना मानने लगते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उनके बीच में कई बार कंपटीशन शुरू हो जाता है। कई बार एक दूसरे को आगे बढ़ने की कारण उनके बीच में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे मतभेद हो जाता है। तो मतभेद कई प्रकार से हो जाता है, जिसमें एक इन्होंने बताया है फंड के कारण। दूसरा, लागत में वृद्धि। कार्य की पुनरावृत्ति होने से वस्तु की लागत में वृद्धि होती है। कार्य की पुनरावृत्ति मतलब सेम उसी प्रकार का काम दूसरी जगह करना पड़ता है। एक वस्तु के लिए उत्पादन है, उत्पादन के लिए जो प्रोसीजर है वही दूसरे प्रकार के उत्पादन के लिए करना पड़ता है, वही तीसरे प्रकार के। जितना ज्यादा आपका उत्पादन होगा, आपको वही उत्पादन प्रक्रिया बार बार दोहराना पड़ती है। परिणाम स्वरूप लागत अधिक आती है। कारण, क्योंकि जब उत्पादन बड़े स्तर पर होगा, ज्यादा वस्तु का होगा, अलग अलग विभाग निर्धारित करने पड़ेंगे, अलग अलग मशीनें लगेंगी। यानी एक बार एक उत्पादन एक विभाग के लिए जो कार्य होंगे वही दूसरे उत्पादन विभाग के लिए होंगे। इसलिए बार बार उस कार्य को करने से पूंजी डबल लगती है, पैसा लगता है, लागत बढ़ती है। व्यक्तिगत हित को प्राथमिकता। संगठन के हितों के स्थान पर अपने विभाग के हितों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने आपको बताया पहले, इसमें उनके बीच मतभेद हो जाता है। अब अलग अलग विभाग है, तो यहां पर यह नहीं देखा जाता है कि सारे विभाग एक ही संगठन के हैं, एक ही संस्था के हैं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, परंतु एक भावना मन में आ जाती है कि वो संस्था के स्थान पर अपने विभाग के लिए सोचते हैं। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो कोशिश की जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट पर रॉ मटेरियल समय पर आ जाए, बस दूसरे डिपार्टमेंट में आए या ना आए। हमें फंड की जरूरत है, हमें फंड मिल जाए समय पर, दूसरे डिपार्टमेंट को मिले या ना मिले। मतलब हर विभाग का कर्मचारी केवल अपने विभाग को प्राथमिकता देने लगता है, और केवल अपने ही विभाग को प्राथमिकता देने से संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। इसका संतुलित विकास होना चाहिए, सभी विभाग आपस में मिलजुल करके चलना चाहिए, लेकिन इसमें कई बार प्रायोरिटी दी जाती है इंडिविजुअल को। यहां इंडिविजुअल से ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर हूं, कोई मीटिंग हो रही है, 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट के मैनेजर आते हैं, सब मैनेजर बोलते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, तो हर मैनेजर अपने प्रायोरिटी के हिसाब से काम करेंगे। तो इससे क्या होता है, संगठन को लॉस होता है। जबकि सारे मैनेजर एक ही संस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, मतलब सबको आपस में समन्वय बनाना चाहिए, परंतु इसमें एक कमी कई बार पाई जाती है कि वो अपने ही विभाग के विकास के बारे में सोचते हैं, संगठन के उद्देश्य के बारे में नहीं सोचते हैं। नियंत्रण में कठिनाई। विभागों की संख्या ज्यादा होने से उच्च प्रबंधक के द्वारा नियंत्रण में कठिनाई आ जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हो जाते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, वो तो अपने डिपार्टमेंट को कर ही रहा है कंट्रोलिंग, परंतु उच्च डिपार्टमेंट जो उच्च स्तरीय प्रबंधक, उसको हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा विभाग होते हैं और सभी विभागों पर नियंत्रण रखना यानी एक जटिल काम हो जाता है, समय लगता है, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रबंधन का कार्य होता है नीति बनाना और भी बड़े बड़े काम करना।
अब उनके पास इतना समय ही नहीं रहता है कि वो सभी विभागों पर प्रॉपर कंट्रोलिंग कर सके। क्यों? क्योंकि विभागों की संख्या बढ़ जाती है, और अगर कंट्रोलिंग होता भी है तो वो असरदार नहीं हो पाता है। ठीक है। संचालन व्ययों में वृद्धि। उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की ज्यादा आवश्यकता होती है, जिससे संगठन के संचालन व्यय बढ़ जाते हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर चाहिए, मैनेजर हमें एक्सपर्ट चाहिए। अब एक्सपर्ट कार्य कुशल व्यक्ति को जब अपॉइंट करेंगे तो उसे तनख्वाह भी इतनी देना पड़ेगी। ऐसे हर विभाग के लिए आपको उच्च योग्य व्यक्तियों की जरूरत होगी, तो इसलिए संचालन के व्यय बढ़ते चले जाएंगे, लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन महंगा हो जाएगा, परिणाम स्वरूप प्रतियोगिता में टिकना आसान नहीं हो पाएगा। छोटे उपक्रम के लिए लाभप्रद नहीं। यह उन उद्योगों के लिए है जो मध्यम स्तर के या बड़े स्तर के हैं, जहां अधिक उत्पादन हो रहा होता है। जो छोटे स्तर के उद्योग है उनके लिए यह उद्योग बिल्कुल भी, यह संगठन बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो इन दोषों के पश्चात हम ये देखते हैं कि ये उत्पादन संगठन कहाँ उपयोगी है। जैसे क्रियात्मक संगठन में देखा था हमने कि वो कहाँ उपयोगी है, ऐसे ही यहां पर हम देखते हैं कि ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जहां विभिन्न उत्पादों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। अलग अलग बिजनेस में बहुत सारी यूनिटों का आप उत्पादन कर रहे होते हैं, तो बड़ी मात्रा में जहां उत्पादन होता है और अलग अलग इकाइयां बनती है, वहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन उपयुक्त है। ऐसी इकाई जहां विभिन्न प्रकार के संसाधनों को प्रयोग में लाया जाता है, कई प्रकार के सोर्सेस और रिसोर्सेस यूज में लाए जाते हैं, वहां पर यह संगठन उपयुक्त होता है, क्योंकि कार्य बढ़ जाता है, बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत होती है। जहां अलग अलग टेक्निक की जरूरत होती है, नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी की जहां हमें जरूरत होती है, वहां पर यह उपयुक्त है। और ऐसी इकाई जिसके विकास एवं विस्तार की अपार संभावनाएं हों, ऐसी यूनिटें जहां पर दिन प्रतिदिन व्यापार बढ़ना ही है, फ्यूचर में व्यापार प्रगति करना ही है, वहां पर जो है ये उद्योग, ये संरचना उपयुक्त है।